ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी तक हमने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की कुछ बेसिक्स को देखा है और उन बेसिक्स में इफ़ यू रिमेंबर सबसे पहले तो हमने एक पीएमपी का इंट्रोडक्शन देखा है एग्जाम का। उसके बाद हमने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बेसिक्स को पढ़ना शुरू किया, जिसमें वी स्टार्टेड विद द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोजेक्ट डेफिनेशन। तो प्रोजेक्ट्स होते क्या हैं, किस इन्वायरमेंट में प्रोजेक्ट्स ऑपरेट करते हैं। लाइक पोर्टफोलियो एक चीज़ हमने पढ़ी थी, गवर्नेंस एक चीज़ पढ़ी थी, प्रोग्राम मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की एक हमने बात की थी। फिर हमने ये देखा था कि कुछ एंटरप्राइज इन्वायरमेंटल फैक्टर होते हैं, ईएफ क्या बुला थी, ओपीएस को हमने देखा। और हमने इन जनरल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के तमाम प्रोसेसेस की अंडरस्टैंडिंग लेने की कोशिश की। और उसमें वी सॉ कि जी हमारे यहाँ इनिशिएटिंग के अंदर क्या क्या काम होते हैं, हमारी प्लानिंग के अंदर क्या क्या काम होते हैं, और फिर हमने एग्जीक्यूटिंग, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग एंड क्लोजिंग को देखा। इसके अलावा हमने ये भी एक आइडिया लेने की कोशिश की कि यार हर प्रोसेस के अंदर कौन से डिफरेंट टूल्स एंड टेक्निक्स जो हैं वो पॉसिबली यूज हो सकते हैं। ऑल्दो हम इसकी डेप्थ में नहीं गए, बट हमने एक जर्नल स्कैन जरूर किया था। सो विद दिस ऑल डन, अब हमारे पास नाउ द टाइम इज अराइव्ड कि हम प्रॉपरली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का एक एक प्रोसेस को समझें और उस एक एक प्रोसेस के अंदर जो डिटेल्स हैं उसके अंदर जाएं। ऑल्दो हमारा जो पहला नॉलेज एरिया है वो है प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन मैनेजमेंट का। और मतलब अगर मैं सीक्वेंस पे चलूँ तो हमें ये प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन मैनेजमेंट को पहले पढ़ना चाहिए, बट मैं इस प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन मैनेजमेंट को बाद में लाइक करूँगा, बिकॉज इंटीग्रेशन को समझने के लिए ये ज़रूरी है कि इसके नीचे जो कुछ काम हो रहा है हम वो समझें। बेसिकली तो इंटीग्रेशन में हम नीचे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के जितने भी बाकी 9 नॉलेज एरियाज है उसमें जो कुछ हो रहा होता है प्रोजेक्ट मैनेजर उसको इंटीग्रेट करता है। सो अभी इस चीज़ को मैं फॉर द टाइम बीइंग स्किप कर रहा हूँ। ऑल्दो आप लोगों अगर देखें तो आपको इसकी कुछ अंडरस्टैंडिंग ज़रूर हो गई है। लाइक डेवलप प्रोजेक्ट चार्टर के अंदर, इनिशिएटिंग के अंदर हमें जो जो काम करने हैं हमने पढ़ लिया हुआ है ऑलरेडी, कि बिजनेस केस को देखना है और उसके बाद प्रोजेक्ट मैनेजर की नॉमिनेशन होती है और हाई लेवल रिक्वायरमेंट है वगैरह वगैरह। कुछ डॉक्यूमेंट्स मैंने सैम्पल डॉक्यूमेंट्स के तौर पे मैंने 2 प्रोजेक्ट चार्टर्स जो है ना वो गूगल ड्राइव पे आज अपलोड कर दिए हुए। एक वो डीएच फेज 5 का, बट अगेन वो ओरिजिनल चार्टर नहीं है, मतलब फॉर लर्निंग पर्पसेस मैंने एक प्रोजेक्ट उधर किया था। उसके अंदर ना मतलब उसको मैंने अपना एज अ ट्रेनिंग, फॉर ट्रेनिंग पर्पसेस मैंने वो कर दिया। और एक आईटी का सॉफ्टवेयर का प्रोजेक्ट है और उसका चार्टर कैसे होगा। तो ये दोनों चार्टर्स को आप देख लीजिएगा, आपको कम से कम अंदाजा हो जाएगा कि ये हाई लेवल अजम्पशंस क्या बना होती हैं, हाई लेवल रिस्क क्या होते हैं, इनिशियल कंस्ट्रेंट्स जो हम कहते हैं बार बार जिक्र करते हैं वो किस तरह के होते हैं। तो उनकी आपको ना एक आइडिया, वो बहुत अच्छा आइडिया हो जाएगा कि यार अच्छा इस तरह के वो कंस्ट्रेंट्स होते हैं। एक तो आपने वो चार्टर लाजमी पढ़ने हैं। अच्छा, उसके बाद हमने, अगर आप देखें तो हमने नेक्स्ट ये देखा था कि प्लान कैसे बनता है और उस प्लान के कितने पार्ट्स होते हैं। वी टॉक्ड अबाउट 12 सब्सिडरी प्लान्स जो हमें नीचे से मिलते थे, और इसके अलावा हमने कहा था कुछ 3 बेस लाइंस हैं वो इसका पार्ट होती हैं। सो ये सारे का सारा भी हमने काफ़ी हद तक देखा है। और फिर हमने कहा डायरेक्ट एंड मैनेज प्रोजेक्ट वर्क है एक काम जिसके अंदर पूरा प्रोजेक्ट का काम होता है। एक्चुअली जो आपका प्लान बनता है उस प्लान के मुताबिक हम इसमें काम करते हैं, या फिर कुछ चेंजेस हमें यहाँ से अप्रूव हो जाती हैं और उन चेंजेस को भी इम्प्लीमेंट हम ऑब्वियसली उस जगह पे करेंगे जहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट का काम हो रहा है। और फिर हमने कहा पूरा प्रोजेक्ट जो है वो मॉनिटर एंड कंट्रोल इस प्रोसेस के थ्रू होता है। और जो चेंज रिक्वेस्ट हैं, चेंज कंट्रोल बोर्ड वो परफॉर्म इंटीग्रेटेड चेंज कंट्रोल जो प्रोसेस है इसके अंदर हम देखते हैं। और फिर हमने प्रोजेक्ट क्लोज आउट के लिए जो जो चीज़ें करनी है वो भी हमने पढ़ी है। सो इसका आपको बेसिक आइडिया ज़रूर है, बट स्टिल हम इसको फिर एक दफ़ा पढ़ेंगे डिटेल में, इनपुट्स, आउटपुट्स, टूल्स, टेक्निक्स के पर्सपेक्टिव में। बट बिफोर दैट आई वांट कि हम नीचे वाले सारे नॉलेज एरिया एक दफ़ा कवर करके आए और फिर हम देखेंगे इंटीग्रेट हम इन सारी चीज़ों को कैसे करते हैं। सो टुडे वी विल स्टार्ट आवर फर्स्ट नॉलेज एरिया, जो कि एक्चुअल में सेकंड नॉलेज एरिया, इंटीग्रेशन को मैं स्किप कर रहा हूँ। फर्स्ट नॉलेज एरिया जो हम पढ़ेंगे वो है स्कोप मैनेजमेंट का। सो स्कोप मैनेजमेंट को ज़रा अब हम डिटेल में देखेंगे। और अब आपने अगेन घबराना नहीं है, बिकॉज आज आप जो एक्चुअली एक प्रोसेस ऐसा है जो कलेक्ट रिक्वायरमेंट वाला प्रोसेस ऐसा है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा टूल्स एंड टेक्निक्स हैं। लेकिन आपने इन टूल्स एंड टेक्निक्स को अगर बहुत सर पे सवार किया इन टर्म्स ऑफ टूल्स एंड टेक्निक्स ओनली, तो ये आपके लिए ना मतलब एक फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करेंगे।
लेकिन अगर आपने इसको बिल्कुल कॉमन सेंस के तौर पे यूज़ किया कि यार मुझे अगर अपनी रिक्वायरमेंट्स गैदर करनी है तो मैं क्या-क्या काम करता हूँ। अगर आपने इसको इस तरह पढ़ा तो ये टूल्स एंड टेक्निक्स इंशाल्लाह आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होंगे और मैं आपको इसी तरह पढ़ाऊँगा। अच्छा, अब हम ज़रा इन प्रोसेसेस पे थोड़ी-सी नज़र डालते हैं जो स्कोप से रिलेटेड है। पहली बात तो ये कि आपको ये पता है कि हर हर मेरा जो नॉलेज एरिया है, उस नॉलेज एरिया का एक अपना प्लान बनता है। लाइक इधर प्लान स्कोप मैनेजमेंट है, तो एक्चुअल में इस प्रोसेस में मैं एक क्या प्लान करूँगा, मैं अपनी स्कोप को मैनेज करने का तरीके प्लान करूँगा। और इसी तरह आपको पता है स्केड्यूल मैनेजमेंट प्लान यहाँ पे एक बनता है और उसके बाद कॉस्ट मैनेजमेंट प्लान बनता है। सो हर हर नॉलेज एरिया का अपना एक प्लान बनता है, लेकिन स्कोप के अंदर 2 मैनेजमेंट प्लान्स बनते हैं। एक तो मेरे पास स्कोप मैनेजमेंट प्लान बनता है और दूसरा रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान। सो प्लान स्कोप मैनेजमेंट प्रोसेस के आउटपुट पे मुझे 2 चीज़ें मिलेंगी। एक चीज़ मिलेगी स्कोप मैनेजमेंट प्लान और दूसरा मुझे मिलेगा रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान। ठीक है जी, ये स्कोप मैनेजमेंट प्लान एंड रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान, ये 2 मेजर आउटपुट्स होंगे प्लान स्कोप मैनेजमेंट प्रोसेस के। जब मेरे पास प्लान बन जाएगा और आपको पता है प्लान के अंदर हम क्या लिखते हैं, प्लान के अंदर हम ये लिखते हैं कि भाई हाउ आई एम गोइंग टू डू ऑल दीज प्लानिंग प्रोसेसेस, यानी कि मैंने रिक्वायरमेंट्स कैसे कलेक्ट करनी है, मैंने स्कोप कैसे डिफाइन करना है, मैंने डब्ल्यू कैसे बनाना है, एंड जिसको हमने शॉर्ट टर्म में कहा था हाउ टू प्लान। तो ये जब हाउ टू प्लान हो जाएगा फिर एग्जीक्यूटिंग एज सच इसमें मतलब डायरेक्ट कोई प्रोसेस नहीं है, लेकिन हम ये ज़रूर देखेंगे इस प्लान के अंदर एक और चीज़ हम डिफाइन करेंगे जिसको हम कहते हैं हाउ टू वैलिडेट द स्कोप और हाउ टू कंट्रोल द स्कोप। ये दोनों चीज़ें हमने इस प्लान के अंदर शामिल कर देंगे। जब ये प्लान मेरे पास रेडी हो जाएगा तो फिर हम इस प्लान को सामने रखते हुए रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान एंड स्कोप मैनेजमेंट प्लान को सामने रखते हुए अपनी रिक्वायरमेंट्स कलेक्ट करना शुरू करेंगे। अब रिक्वायरमेंट्स के अंदर जनरली ये अब जो मैं बात बताने लगा हूँ इसको ज़रा आप अभी थोड़ा सा मैं फर्दर एक्सप्लेन आगे करूँगा, लेकिन एक जनरल आइडिया आपको मैं देता हूँ। हम लोग अपने प्रोजेक्ट्स के ऊपर इन जनरल हमारा पूरा फोकस होता है प्रोडक्ट रिलेटेड रिक्वायरमेंट के ऊपर। जो बहुत अच्छे हमारे अंदर प्रोडक्ट प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं ना, वो भी जो रिक्वायरमेंट्स इकट्ठी करते हैं वो प्रोडक्ट से रिलेटेड है। मसलन मुझे घर बनाना है, ओके फाइन, मुझे दीवारें खड़ी करनी है, ठीक है, मुझे प्लास्टर करना है, मुझे सरिया चाहिए, मुझे मटेरियल चाहिए, ठीक है, मुझे प्लम्बिंग का काम करवाना है, इक्विपमेंट चाहिए और फिटिंग्स चाहिए, मुझे इलेक्ट्रिकल का काम करना है। सारा फोकस जो है वो इस प्रोडक्ट को, यानी कि अगर कोई घर बनाना है तो उस घर पे होता है। बट हमारा दूसरी जो रिक्वायरमेंट है उनको हम कहीं भी ऐसे डॉक्यूमेंट नहीं करते और ना फॉलो करते। वो दूसरी रिक्वायरमेंट्स क्या है? दूसरी रिक्वायरमेंट है इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए मुझे जो मैनेजमेंट एक्टिविटीज करनी है जिसको हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कहते हैं, हम उसको अपने प्लान का हिस्सा ही नहीं बनाते। ना हम उनको अपनी कॉस्ट एस्टिमेट के अंदर डालते हैं, ना वो जो मीटिंग्स हम करते हैं, वो जो ईमेल्स हम करते हैं, वो जो हम फोन कॉल्स करते हैं, वो कहीं भी नोट नहीं होती हैं। और नोट ना होने की वजह से उसका एस्टीमेट कहीं भी शामिल नहीं होता। और फिर हम कहते हैं कि यार हमारा तो बजट ऊपर चला गया और हम तो लेट हो गए हैं। वाई? बिकॉज आपने इन चीज़ों को कंसीडर ही नहीं किया था, इन चीज़ों को अपनी रिक्वायरमेंट्स के अंदर शामिल ही नहीं किया था। मतलब अगर मुझे एक स्टेक होल्डर है, वो स्टेक होल्डर मुझे कहता है कि यार आपने हर 15 दिन के बाद मुझे प्रिंटेड कलर्ड प्रिंटिंग के अंदर अ, अपने तमाम एम्प्लॉयज़ का सो एंड सो डाटा देना है। अब हो सकता है मेरे पास कोई 100 एम्प्लॉयज काम कर रहे हो और उसने जो डाटा मांगा है वो लंबा चौड़ा टेबल बनता है, कोई बहुत सारे कॉलम्स है, उसका नाम क्या है, नंबर क्या है, अपॉइंटमेंट क्या है, एज क्या है, एक्सपीरियंस क्या है, एंड सो ऑन। अब ये जो मेरे पास 2000 के करीब बंदा बैठा हुआ है, मैं हर 15 दिन के बाद ये काम कर रहा हूँ। मेरी इस पे स्टेशनरी लग रही है, मेरी इस पे एफर्ट लग रही है। मैं ये देखना चाहूंगा कि यार ये क्यों ये रिक्वायरमेंट डाली गई है, वाकई इस रिक्वायरमेंट की जरूरत है या नहीं है, और अगर है तो फिर ये मेरी चीज मेरी एस्टीमेट में शामिल होनी चाहिए। जनरली हमारा पूरा का पूरा फोकस जो होता है वो प्रोडक्ट के ऊपर होता है, लेकिन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के जो काम है, जो उसके ऊपर रिसोर्सेज चाहिए, जो उस पर टाइम लगेगा, जो उस पर बजट की रिक्वायरमेंट होगी, ये हमारा फोकस ही नहीं होता। अच्छा, इसकी और ना ये हमारी कैलकुलेशन में कहीं आता है, तो हम प्रोडक्ट को अपनी तरफ से पूरा करके प्लान और काम शुरू कर देते हैं और फिर हम कहते हैं यार ये तो 3 दिन लग गए हैं, ये तो 4 दिन लग गए हैं, लगने तो 2 दिन चाहिए थे, ये कैसे हुआ? वो ऐसे हुआ कि भाई आपने वो जो टेलीफोन किया था, वो जो ईमेल्स की थी, वो जो प्रिंट्स निकाले थे, ये टाइम आपने काउंट ही नहीं किया होता। सो एनीवेज, सो हम रिक्वायरमेंट जब गैदर करते हैं तो बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स हैं, कुछ एग्जांपल्स भी आज हम देखेंगे। जब मेरे पास ये रिक्वायरमेंट्स आ जाती हैं तो फिर
इन सारी रिक्वायरमेंट्स को, चाहे वो मेरे प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट हो या उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो मैंने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करनी है उनकी रिक्वायरमेंट है, उन सारी रिक्वायरमेंट को सामने रखते हुए मैं अपना फाइनल स्कोप डिफाइन करूंगा कि भाई मुझे ये काम करने हैं। मतलब इसकी अगर मैं बड़े प्रोजेक्ट की एग्जांपल दूं तो अगर मुझे लेट्स से को बहुत बड़ा रूट, ये जो हमारा गवादर टू लेट्स से चाइना वाला एक वो बन रहा है, अगर मुझे कोई इस तरह का नॉर्दर्न रूट जो सदर्न रूट को एक बनाना है और वो सड़क बनानी है या इस तरह की कोई चीज़ या रेल रोड बनानी है, ये जो चीज़ें हैं इसके लिए ऑब्वियसली मुझे साइट पे मेरी टीम काम कर रही होगी। अगर वो टीम साइट पे काम कर रही है तो उस टीम को, ठीक है, रोड बनाने के एस्टिमेट तो आपने सारे लगा लिए, लेकिन इस टीम को आपने कहीं ठहराना भी है, इनके लिए कोई बंक्स अरेंजमेंट करने हैं, कोई कंटेनर्स आपने वहाँ पे, कोई एयर कंडीशनिंग, कोई जनरेटर, कोई बिजली का अरेंजमेंट, उसके अलावा कोई उनके कैंटीन होगी, वहाँ पे खाने पीने का वो होगा, सप्लाईज कैसे देनी है, कौन सप्लाई करेगा, डेली बेसिस पे कहाँ पे दूध जाएगा, कोई रेफ्रिजरेशन है, कोई अंडे जाने हैं वगैरह वगैरह। अच्छा, फिर यहाँ पे जो मटेरियल है उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए आपने क्या क्या काम करने हैं। सो ये सारे के सारे मेरे पास हर तरह की रिक्वायरमेंट इकट्ठी हुई होगी और ये सारे काम भी मेरे प्रोजेक्ट स्कोप का हिस्सा होंगे। हम जनरली एक चीज सिर्फ अपने स्कोप स्टेटमेंट में डालते हैं, वो होता है प्रोडक्ट का स्कोप। सिर्फ प्रोडक्ट का स्कोप नहीं चाहिए, मुझे प्रोजेक्ट का स्कोप चाहिए। प्रोजेक्ट के स्कोप के अंदर प्रोडक्ट का स्कोप भी शामिल है, प्लस हमारे जो मुझे इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए काम करने हैं, जो मैनेजमेंट एक्टिविटीज करनी है, वो भी शामिल है। एंड विल टॉक अबाउट दिस शॉर्टली आज के लेक्चर में इंशाल्लाह, कि ये प्रोजेक्ट स्कोप क्या है और प्रोडक्ट स्कोप क्या है। इनफैक्ट हमारा लेक्चर इसी से स्टार्ट होगा। अच्छा, उसके बाद ये जो, अब मैं थोड़े थोड़े आपको आउटपुट से बताता रहता हूँ। प्लान स्कोप मैनेजमेंट के दो आउटपुट हैं। कौन कौन से आउटपुट हैं, कैन यू टेल मी? अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताए थे। रिक्वायरमेंट्स मैनेजमेंट प्लान एंड स्कोप मैनेजमेंट प्लान। स्कोप मैनेजमेंट प्लान, दो आउटपुट्स मेरे यहाँ पे आ गए। ठीक हो गया। अब इन प्लान्स को मैं सामने रखते हुए इनको मैं एज एन इनपुट इधर डालूंगा। कलेक्ट रिक्वायरमेंट में और भी इनपुट होंगे, लेकिन ये प्लान तो मेरे इनपुट पे आएंगे क्योंकि इन्हीं को तो देख के मैंने रिक्वायरमेंट कलेक्ट कर दी है। जब मेरी रिक्वायरमेंट कलेक्ट होंगी तो इसके भी दो आउटपुट है। वो आउटपुट क्या क्या है? एक मेरे पास आएगा रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है, ये आपने याद रखना है। रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंटेशन मेरे पास एक आउटपुट आएगा। रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंटेशन इज अ डॉक्यूमेंट में जो कि मल्टीपल वॉल्यूम्स पे भी मुश्तमिल हो सकता है, जो कि चंद पेजेस पे भी मुश्तमिल हो सकता है। इट डिपेंड्स प्रोजेक्ट का साइज वगैरह पे। सो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंटेशन मेरा वो डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर मेरी सारी रिक्वायरमेंट्स लिखी होंगी। और इसके अलावा एक और आउटपुट पे चीज आती है जिसको हम आरटीएम या रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स कहते हैं। ये रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स क्या है, इसकी ज़रूरत क्या है, इसके फ़ायदे क्या हैं, ये हम इंशाल्लाह इस प्रोसेस को पढ़ते हुए पढ़ेंगे, मे बी आज ही या मे बी कल के लेक्चर में। बट रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स जो है, ये भी एक इट इट हेल्प्स अस टू कीप अ ट्रैक ऑफ द रिक्वायरमेंट्स। इसका क्या मतलब है ये मैं एक्सप्लेन करूंगा। सो दो आउटपुट्स निकलते हैं कलेक्ट रिक्वायरमेंट्स प्रोसेस से। एक है रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंटेशन और दूसरा है रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स। अच्छा, अब इस प्रोसेस के बाद हम अपना स्कोप डिफाइन करते हैं और स्कोप डिफाइन करते वक्त जब हम कर लेते हैं तो मेरे पास आउटपुट पे एक एक चीज निकलती है जिसको हम स्कोप स्टेटमेंट कहते हैं। ठीक है जी। अब ये स्कोप स्टेटमेंट जब मेरे पास आ जाएगी तो मैं इस स्कोप स्टेटमेंट को यूज करूंगा। आपको याद है प्लानिंग के वो जो मैंने स्टेप्स बताए थे, जो पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने पढ़ा था, जब हम प्लान करते हैं तो मैं पहली चीज स्कोप स्टेटमेंट डेवलप करता हूँ और स्कोप स्टेटमेंट डेवलप करने के बाद मैं ये देखता हूँ कि इसमें से कौन से काम मैं खुद करने जा रहा हूँ और कौन से काम मैं आउटसोर्स करूंगा। और उसके बाद फिर हम टीम को हायर कर लेते हैं, प्लानिंग टीम को, और वो प्लानिंग टीम करती क्या है कि जो काम मुझे खुद करने हैं उसका वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर करते हैं। ठीक है। ऑब्वियसली यहाँ पे ये जो आउटसोर्स करना है वो भी यहीं पे कहीं होगा, बट हम एक वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बनाएंगे। अब ये जो वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर वाला प्रोसेस है, सॉरी मैं यहाँ पे आपको डिफाइन स्कोप से मेरे पास स्कोप स्टेटमेंट आ गई। और अगला प्रोसेस है क्रिएट डब्ल्यूबीएस। क्रिएट डब्ल्यूबीएस के नतीजे में मेरे पास दो तीन चीजें आती हैं। एक, हम कहते हैं मेरे पास डब्ल्यूबीएस बन जाता है। दूसरा, मैं कहता हूँ इस डब्ल्यूबीएस की एक डिक्शनरी होती है जिसमें डब्ल्यूबीएस की एक्सप्लेनेशन होती है। सो मेरे पास वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, डब्ल्यूबीएस डिक्शनरी, ये दो आइटम यहाँ पे निकल रहे हैं। प्लस तीसरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज निकलती है
जिसको हम स्कोप बेसलाइन के नाम से जानते हैं। आपको याद है कि हमारे प्रोजेक्ट के ऊपर 3 बेसलाइंस होती हैं और ये बेसलाइंस यूज होती हैं एज अ रेफरेंस फॉर परफॉर्मेंस मेजरमेंट। इसीलिए इन 3 बेसलाइंस को कंबाइंड करके हम एक परफॉर्मेंस मेजरमेंट बेसलाइन का नाम देते हैं। तो हमारी एक बेसलाइन थी स्कोप बेसलाइन, दूसरी थी स्केजुअल बेसलाइन और तीसरी थी कॉस्ट बेसलाइन। सो पहली बेसलाइन जो है ना वो क्रिएट डब्ल्यूबीएस से निकलती है। स्कोप बेसलाइन के अंदर बेसिकली 3 चीजें होती हैं। ये अलग से कोई चीज नहीं है, इसके अंदर 3 कंपोनेंट्स हैं और वो तीनों कंपोनेंट्स जब मिल जाएं तो हम कहते हैं दिस इज नोन एज स्कोप बेसलाइन। वो कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? पहला उसके अंदर है स्कोप स्टेटमेंट जो कि पिछले प्रोसेस में अभी बनी थी। दूसरा उसके अंदर है डब्ल्यूबीएस और तीसरी चीज उसके अंदर डब्ल्यूबीएस डिक्शनरी। तो मैं इन्हीं तीनों चीजों की जो डिफाइन स्कोप में स्कोप स्टेटमेंट आई थी प्लस जो क्रिएट डब्ल्यूबीएस के अंदर डब्ल्यूबीएस एंड डब्ल्यूबीएस डिक्शनरी बनी, इन तीनों को कंबाइन जब मैं देखता हूं तो इट इज नोन एज स्कोप बेसलाइन। ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई है जो मैंने बोली? आई हाँ होप हो जी। गया। ठीक है। अच्छा, अब मेरे पास अगला प्रोसेस है वैलिडेट स्कोप का। वैलिडेट स्कोप मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग का एक पार्ट है। और अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था कि डायरेक्ट एंड मैनेज प्रोजेक्ट वर्क के अंदर हमारे पास एक तो वर्क परफॉर्मेंस डाटा होगा, जहाँ ज़ाहिर है जहाँ पे काम हो रहा है तो काम से रिलेटेड डाटा यहीं से निकलेगा। ये एक्टिविटी हो गई, ये रहती है, ये वाली स्टार्ट हो गई, अगली स्टार्ट हो गई, इतनी दीवार बन गई, इतनी रहती है एंड सो ऑन। जो जितना भी मेरे पास वर्क परफॉर्मेंस डाटा है वो यहाँ से जनरेट होता है। सो स्कोप से रिलेटेड वर्क परफॉर्मेंस डाटा एक तो जनरेट हो रहा होगा, दूसरा जो जो डिलीवरेबल बनते जा रहे हैं वो डिलीवरेबल यहाँ से बन के नीचे क्वालिटी में जाएंगे। आपको याद है क्वालिटी कंट्रोल का एक प्रोसेस था, इससे आगे यहाँ पे स्क्रीन पे आपको नजर नहीं आ रहा, क्वालिटी कंट्रोल का एक प्रोसेस है। और हम जो कुछ भी इंटरम डिलीवरेबल, अभी फाइनल डिलीवरेबल प्रोजेक्ट के नहीं बने, लेकिन जो जो चीज बनती जा रही है वो मैं साथ के साथ क्वालिटी कंट्रोल वाले को इंस्पेक्ट करवाता जा रहा हूँ। तो अगर तो वो चीज क्वालिटी कंट्रोल वाला उसको वेरीफाई कर देता है तो मैं कहूंगा कि यार मेरा ये डिलीवरेबल वेरीफाइड हो गया है। अगर वो वेरीफाई नहीं करता और कहता है कि नहीं भाई ये ठीक नहीं है, एज पर रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वो यहाँ से वापस चला जाएगा फॉर रीवर्क और यहाँ पे आके दोबारा उसका रीवर्क होगा। ऑब्वियसली वो डायरेक्टली नहीं जाता है, एक्चुअल में वो चीज़ तो वापस चली जाती है, लेकिन रीवर्क के लिए आपको ना कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें चाहिए होती हैं, एक्स्ट्रा फंड, और उसके लिए समटाइम्स आपको चेंज रिक्वेस्ट भी इनिशिएट करनी पड़ती है। एनीवेज विल टॉक अबाउट दैट। सो जो डिलीवरेबल मेरे पास वेरीफाई हो जाते हैं, ये वेरीफाइड डिलीवरेबल हम इस प्रोसेस में बेचते हैं जिसका नाम है वैलिडेट स्कोप। यहाँ पे हम कस्टमर को बुलाएंगे और उसे कहेंगे कि सर आपने वो जो किचन के अंदर ओवन लगवाना था, फिट करवाना था, वो हमने प्रोक्योर कर लिया, प्रोक्योरमेंट वाला ले आया है, तो काइंडली इस डिलीवरेबल को देख लीजिए। ठीक है, यही है, यही आपकी रिक्वायरमेंट है, हम फिट करते हैं इसको। इसी तरह मैं अगर फॉर एग्जांपल दरवाजे जो हैं वो मुझे कारपेंटर जो है वो बना के दे गया, तो मुझे कहा सर ये दरवाजों का डिज़ाइन देख लें, पॉलिश अभी रहती है, तो फिटिंग से पहले ज़रा मैं चाह रहा था कि आप इसको देख लें। तो ये मैं बेसिकली कस्टमर को बुला के वैलिडेट करवा रहा हूँ स्कोप को। ऑब्वियसली हम उनसे रिटन कुछ यहाँ पे सिग्नेचर ले लेते हैं, साइन ऑफ्स ले लेते हैं, ताकि बाद में जब प्रोजेक्ट का क्लोजर का वक्त आए तो उस वक्त वो ये ना कहे कि यार ये दरवाजे तो मैंने आपको ये वाले नहीं लगाने थे, ठीक है, या ये वाला ओवन नहीं फिट करना था। तो ऐसा कोई मसला अवॉइड मतलब ना आए, इसको अवॉइड करने के लिए हम ये करते हैं। और दूसरा है कंट्रोल स्कोप। स्कोप को कंट्रोल करने का मतलब ये है कि हम अपने स्कोप को देखेंगे प्लान वर्सेस एक्चुअल स्कोप हमारा क्या चल रहा है। ये चीज जो है ना कंट्रोल स्कोप वाली, ये आपको समझ आएगी ज्यादा डिटेल में जब हम कंट्रोल कॉस्ट पढ़ेंगे। कंट्रोल स्केजुअल एंड कंट्रोल स्कोप ये दोनों कंबाइंड हम कर पढ़ते हैं इसको कंट्रोल कॉस्ट के अंदर जाके। अच्छा, जैसे मैंने आपको कहा था कि ये 3 बेस लाइंस हैं, एक है स्कोप की बेस लाइन, एक है स्केजुअल की बेस लाइन, एक है कॉस्ट की बेस लाइन। तो इन तीनों को कंबाइन करके हम एक परफॉर्मेंस मेजरमेंट बेसलाइन का नाम देते हैं। और ये परफॉर्मेंस मेजरमेंट बेसलाइन का टॉपिक जो है वो कंट्रोल कॉस्ट वाले चैप्टर में बड़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। और हम इसको पढ़ेंगे कि यार कैसे हम अपनी परफॉर्मेंस देखते हैं। मेरी एक ही बेसलाइन या एक ही इस तरह का ग्राफ या चार्ट जो भी है, ये बेसिकली लाइन ग्राफ, ये मुझे हेल्प करेगा टू सी माई परफॉर्मेंस विद रिस्पेक्ट टू स्कोप एंड to see my performance with respect to schedule and to see my performance with respect to cost। तो ये तीनों चीजें जो है यहाँ पे मेरे पास आएंगी और मैं उस वक्त इसको डिटेल में पढ़ाऊंगा। सो दैट वाज ऑलमोस्ट, मतलब बहुत ज्यादा डेप्थ में तो नहीं गया, बट स्टिल इट वाज अ reasonably detailed introduction to the scope management processes. Now
with this let's सर एक start. सेकंड सर, जी 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 सॉरी टू इंटरप्ट यू नहीं सर, नहीं ये बेसलाइन इज बेसिकली ये डॉक्यूमेंट, ये नहीं नहीं डॉक्यूमेंट को नहीं रिप्रेजेंट नहीं करते नहीं हैं। नहीं नहीं बेसलाइन ये जो अभी हाँ, मैंने लाइन ग्राफ एक है उस तरह की एक चीज आप कह लें, ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा बेसलाइन का खुद जो से टारगेट्स जो हम सेट हाँ करते हैं उसको जो बेसलाइन। जर्नल मीनिंग है ना बेसलाइन का, वो ये है कि इट एक्ट्स एज अ रेफरेंस। बस फिलहाल आपको एक रेफरेंस पॉइंट, मैं ओके, आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एक बेसलाइन ड्रॉ करके देता हूँ। देखिए मैंने क्या किया, ये मेरे पास मंथ्स हैं लाइक जनवरी और ये फेब है, ये मार्च है और ये अप्रैल है वगैरह वगैरह, ठीक है जी। ये मेरे प्रोजेक्ट्स के फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ, थर्ड मंथ एंड सो ऑन चल रहा है। और यहाँ पे मेरे पास कॉस्ट, एस्टिमेटेड कॉस्ट का एक एक कह लें कि एक्सेस है वाई एक्सिस पे, और मैं कहता हूँ ये 10,000 है, ये 20,000 है एंड सो ऑन, ठीक है, ये 30,000 है और यहाँ पे ये मेरे पास 40,000 आ गया। लेट्स से ये मेरी कॉस्ट की वैल्यूज है जो मैंने एक एस्टिमेट लगाया, और मैंने सोचा कि पहले महीने में मेरी 15,000 का मैं काम कर लूंगा। ये मेरे पास लाइक 10 और 20 के दरमियान यहाँ पे 15,000 है, ठीक है। जनवरी के एंड तक मैंने, यहाँ पे 1 जनवरी है, यहाँ पे 31 जनवरी है, तो जनवरी के एंड तक मैंने 15,000 का काम कर लेना है, और फेब के एंड तक ये 15,000 का काम प्लस लेट से 10,000 का काम मुझे मजीद करना है, ठीक है। ये मैंने प्लान बनाया इनिशियली। काम करना क्या है, काम का मतलब स्कोप है, इतना काम, इतना स्कोप है मेरा, ठीक है। तो मैं कहता हूं कि मैंने 25,000 का काम करना है। उसके बाद मैं मार्च के एंड तक लेट से मैं कहता हूं 40,000 का काम करना है, एंड देन 45,000 पे मेरा प्रोजेक्ट एंड हो रहा है। लेट्स से यहाँ पे हम एंड कर देते हैं। अब ये जो मैंने चीज बनाई है, ये मेरा वो रेफरेंस लाइन है या वो बेस लाइन है जिससे मैं कंपेयर करूंगा अपनी परफॉर्मेंस, कि मैं इस लाइन के ऊपर ऊपर चल रहा हूँ, इससे ऊपर जा रहा हूँ, इससे नीचे जा रहा हूँ। जैसे हम क्रिकेट में के उसमें कमेंट्री में या मैचेस में देखते हैं कि एक टीम पहले जो खेल लेती होती है उसकी लाइन यूं लगती है, और फिर हम देखते हैं कि जी हमारा दूसरी टीम इससे नीचे है या उससे ऊपर जा रही है। बिल्कुल उसी तरह जब एक्चुअल में अब मैं परफॉर्मेंस मेजर करूंगा तो मैं कहूंगा ये जो मेरे पास वर्क परफॉर्मेंस डाटा आएगा वो मुझे बताएगा कि भाई जनवरी के एंड तक हमने कितना का काम कर लिया है। हो सकता है मैं बहुत अच्छा जा रहा हूँ और 15,000 की बजाय मैंने 20,000 का काम कर लिया। अच्छा, अब मैं इसको कह रहा हूँ अच्छा जा रहा हूँ, इसका क्या मतलब है? ये बेसिकली हम जब कॉस्ट पढ़ेंगे ना उस वक्त समझ आएगी आपको। वैसे तो लगता है कि यार 15,000 की बजाय मेरा 20,000 खर्चा हो गया, ये बुरा हो गया, बट मैं अच्छा जा रहा हूँ। वो कैसे जा रहा हूँ, विल टॉक अबाउट दैट, ठीक है। अच्छा, अब मैं कहता हूँ जनवरी में ये हुआ, तो अब देखें ये लाइन मेरी यूं जाएगी। अब मेरे पास परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए रेफरेंस क्या है, वो ये बेस लाइन जो रेड कलर में है, और मेरी एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या है, ये ब्लू में है। सो विल कंपेयर दीज टू थिंग्स नाउ, और इसका जो गैप है इसको मैं कहूंगा ये तो वेरिएंस आ गई है, ठीक है। 5,000 की वेरिएंस है। मुझे 15,000 का काम कंप्लीट करना था जनवरी के एंड पे, बट एक्चुअली आई हैव कंप्लीटेड 20,000 का काम। तो मैंने एक्चुअल में जनवरी के एंड तक जितना काम करना था उससे ज्यादा कर लिया हुआ है। 15,000 के काम की बजाय 20,000 का काम कर दिया, ठीक है। सो इस तरह हम ये बेस लाइन, इसको हम कहते हैं, ये जो मैंने ड्रॉ की है एग्जैक्टली यही चीज परफॉर्मेंस मेजरमेंट बेस लाइन है। अब इसके अंदर स्कोप कहाँ पे छुपा हुआ है, इसके अंदर टाइम हम कैसे चेक करेंगे, और इसके अंदर कॉस्ट की परफॉर्मेंस कैसे चेक करेंगे, ये हम कंट्रोल कॉस्ट के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। सो बेस लाइन इज अ रेफरेंस बेसिकली, ये आपने याद रखना। फॉर द टाइम बिंग अभी आपके लिए इतना काफी। अब हम आगे चलते हैं और पढ़ते हैं कि क्या कुछ है। सो यही प्रोसेसेस के नाम थोड़े मैंने सीधे करके रख दिए हैं कि ये जो पहले 4 प्रोसेसेस हैं, आपको प्लान का, कलेक्ट रिक्वायरमेंट, डिफाइन स्कोप और क्रिएट डब्ल्यूपीएस, ये प्लानिंग प्रोसेस ग्रुप में है, और 2 प्रोसेसेस वैलिडेट और कंट्रोल स्कोप, ये मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग के। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द प्लान स्कोप मैनेजमेंट। बट व्हाट इज एक्चुअली द स्कोप मैनेजमेंट? स्कोप मैनेजमेंट एक इस प्रोसेस का नाम है जिसके अंदर हम पहले तो ये डिफाइन करेंगे कि हमारे प्रोजेक्ट का स्कोप क्या है, और स्कोप का मतलब क्या है कि व्हाट ऑल वर्क इज रिक्वायर्ड, ठीक है। हमारे प्रोजेक्ट का स्कोप क्या है, इसका मतलब ये है कि मुझे प्रोजेक्ट के अंदर क्या क्या काम करना मेरे जिम्मे लगे है, एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर मेरे जिम्मे है, मेरे या मेरी टीम के जिम्मे। सो पहली चीज तो ये है डिफाइन करना। अब मैंने क्या क्या काम करने होते हैं जनरली, अगर मैं आपको कहूँ, आपको अगर घर बनाना है तो उस घर के अंदर कुछ चीजें ऐसी होंगी या कुछ काम का हिस्सा वो होगा जो घर बनाने के लिए एक्चुअल में यूज होता है। लाइक दीवारें खड़ी करना है, मुझे सीमेंट
वो प्लास्टर करना है, मुझे टाइल्स लगानी है, मुझे पॉलिश करवानी है, मुझे वुड का काम है, ये सारे के काम तो वो है जो घर बनाने के लिए। लेकिन ये घर बनाने वाला जो काम है, इसको मैनेज करने के लिए भी मुझे कुछ काम करने पड़ते हैं, वो जो जिसको हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की एफर्ट कहते हैं। मुझे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए भी कुछ काम करने हैं, कुछ मीटिंग्स करनी है, मार्केट जाना है, घूमना फिरना है, ठीक है, सारा सारा दिन ख्वारी करनी है वगैरह वगैरह। अब ये जो काम है ना प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का, ये भी मैं पहले ही क्लियर कर लेता हूँ कि भाई ये काम करने के लिए मुझे क्या क्या चीजें मैनेजमेंट के काम करने हैं, और कंबाइंड मिला के मैं कहता हूँ दिस इज व्हाट everything that I have to do to complete this project. So what all is required to do the work is known as scope basically. ठीक है। अच्छा, अब इस स्कोप को पहले तो मैं डिफाइन करूंगा, मैं क्लैरिटी लाऊंगा, डिटेल में जाके देखूंगा कि मुझे क्या क्या काम करने हैं, और उसके बाद हम ये इंश्योर करेंगे कि भाई जो कुछ मुझे करना था वो सारे का सारा कर लिया। एक बात जिसको मैं कह रहा हूँ ऑल ऑफ द वर्क जो मुझे करना था is done, number one. Number two, only the work that was required to be done is done. Means मुझे सिर्फ उतना ही काम करना है जो मुझे कहा गया था, और दूसरी बात मुझे वो तमाम का तमाम काम करना है जो मुझे कहा गया था, न कम न ज्यादा। ठीक है। ज्यादा के बारे में हमने उस दिन बात की थी कि गोल्ड प्लेटिंग है, और आप में से किसी ने ग्रुप में वो एक स्कोप का बड़ा अच्छा इमेज भी शेयर किया हुआ था कि लाइक ये पत्थर को हटाना मेरे स्कोप का हिस्सा नहीं है। सो इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वी फर्स्ट डिफाइन व्हाट ऑल इज टू बी डन, एंड देन वी इंश्योर कि वो सब का सब कंप्लीट हो, और सिर्फ उतना ही हो जितना हमने करना है, दैट्स इट। ठीक है। सो ये है इन जनरल स्कोप मैनेजमेंट का मतलब। सो अब आपको मेरी बातों से अभी तक दो बातें मतलब बार बार दो दो चीजें नजर आ रही होगी कि स्कोप के दो हिस्से हैं। एक को हम कहते हैं प्रोडक्ट स्कोप। प्रोडक्ट स्कोप जो चीज मैं बनाने जा रहा हूं, वो चीज बनाने के लिए मैंने क्या क्या काम करने हैं। ठीक है। यानी कि जो मेरी प्रोडक्ट की सारी रिक्वायरमेंट्स हैं, या जो मैं सर्विस बना रहा हूँ, या जो मैं रिजल्ट प्रोड्यूस करना चाह रहा हूँ, उसके अंदर क्या कुछ शामिल होगा। अच्छा, इसको मैं ये भी कह सकता हूँ मेरे प्रोडक्ट डिलीवरेबल्स क्या क्या होंगे, और उन डिलीवरेबल्स के फीचर्स क्या क्या होंगे। लाइक अगर मैं कहता हूँ दरवाजे सारे फिट होने चाहिए, तो भाई दरवाजों के फीचर्स क्या होंगे, किस लकड़ी के होंगे, किस हाइट एंड लेंथ के होंगे, आपको उसकी स्मूथनेस कितनी चाहिए, पॉलिश होंगे नहीं होंगे, क्वालिटी कितनी चाहिए, एंड सो ऑन। लॉक कौन से लगने हैं, तो जो मैंने डिलीवरेबल बनाने हैं, एंड उन डिलीवरेबल्स के क्या क्या फीचर्स या फंक्शंस होंगे। इसी तरह अगर मुझे वेबसाइट बनानी है, तो उस वेबसाइट पे का लेआउट क्या होगा, उसमें बटन्स क्या क्या होंगे, उन बटन्स के अंदर क्या क्या फीचर्स एंड फंक्शंस होंगे, वगैरह वगैरह, वो हम देखते हैं। अच्छा, आसान अल्फाज में मुझे जो एंड रिजल्ट चाहिए, चाहे वो प्रोडक्ट की शक्ल में है, चाहे वो सर्विस की शक्ल में है, चाहे वो रिजल्ट की शक्ल में है, यही हमने पढ़ा था कि एक प्रोजेक्ट के एंड पे हमें ये तीन चीजें मिलती हैं। तो मुझे एंड पे क्या चीज चाहिए, वो बेसिकली मेरा प्रोडक्ट का स्कोप होता है। ठीक है जी। यहाँ पे प्रोडक्ट का मतलब सर्विस भी है, यहाँ पे प्रोडक्ट का मतलब रिजल्ट भी है, तो इन जनरल एक नाम दे दीजिए प्रोडक्ट है। अच्छा, अब समटाइम्स हमें प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट क्या क्या है, ये रिक्वायरमेंट क्लियर करने के लिए अलग से एक फेज या एक छोटा सा प्रोजेक्ट करना पड़ता है। ठीक है। जिसके अंदर हम अपनी रिक्वायरमेंट्स गैदर करके और वो रिक्वायरमेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कहूँ कि यार पाकिस्तान के अंदर जो पोलियो का खात्मा होना था, या गुर्बत का खात्मा करना है, इस या एक बहुत बड़ा कोई आपने स्ट्रक्चरल चेंजेस करनी है, तो ये स्ट्रक्चरल चेंजेस की स्टडी के लिए कम से कम आपको 1 साल 1.5 साल चाहिए होगा कि यार मैं पूरे का पूरा निज़ाम चेंज करना चाह रहा हूँ, एजुकेशन का एक नया सिस्टम रिफॉर्म वो इंट्रोड्यूस करना चाह रहा हूँ, और वो मेरा प्रोडक्ट है। लेकिन इसको करने के लिए मुझे क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं मेरी, वो रिक्वायरमेंट्स इकट्ठी करते करते आपको मे बी 1 साल लग जाए। तो उस केस में आप जनरली एक एक छोटा सा फेज, फर्स्ट फेज, जिसको रिक्वायरमेंट गैदरिंग फेज कह लें, या इसको आप एक अलग प्रोजेक्ट के तौर पे कह लें, वो हम करते हैं। अच्छा जी, अब एक एग्जांपल आपके सामने दी हुई है कि लेट्स से मुझे एक ट्रेन टर्मिनल बनाना है। तो ये जो टर्मिनल है, इसके क्या क्या फंक्शंस होंगे, क्या हाइट होगी, एंट्री क्या होगी, एंट्री पॉइंट्स क्या होंगे, एग्जिट पॉइंट्स क्या होंगे, इस पे कोई फायर अलार्म्स, कोई स्पीकर, कोई इस तरह की चीजें लगती हैं, कोई साउंड सिस्टम, सेफ्टी सिस्टम, फायर अलार्म्स वगैरह, ये सारे का सारा मेरा ट्रेन टर्मिनल का हिस्सा होगा। तो इसको हम कहेंगे प्रोडक्ट स्कोप। आपकी जो प्रोडक्ट स्कोप आपका कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ टूवर्ड्स एंड ऑफ योर प्रोजेक्ट,
मैं कैसे मेजर करूंगा कि मैंने पूरे का पूरा प्रोडक्ट स्कोप सक्सेसफुली अचीव कर लिया? इसके लिए वो जो मैंने प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट्स इकट्ठी की हुई है रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंटेशन के अंदर, उस रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंटेशन एज वेल एज रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स, ये मैं भी बताता हूँ थोड़ी देर में रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स क्या है। तो रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स एंड रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंटेशन को मैं सामने रखूंगा और मैं कहूंगा कि यार रिक्वायरमेंट में उसने मुझे कहा था कि दरवाजे इस तरह के होने चाहिए, फ्लोर के ऊपर ये टाइल लगनी चाहिए, पॉलिशी होगी, वो सारी की सारी चीजें मैं चेक करूंगा। और जब वो सारी की सारी चीजें कहूंगा, मैं कहूंगा कि भाई अब आप देख लें आपका घर या बिल्डिंग या प्लेटफॉर्म जो भी आप चीज बना रहे हैं वो सारे का सारा एज पर द रिक्वायरमेंट्स प्रोवाइडेड बाय यू और अदर स्टेक होल्डर्स मैंने ये बना दिया और इसके सारे फीचर्स एंड फंक्शंस जो आपने कहे थे वो कर लिए। मैं सोफा सो कि मैंने अगर वहां पे इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर ये चीज एक इंस्टॉल की हुई है कि भाई आपके प्रोजेक्ट इस प्लेटफॉर्म के ऊपर जो सीसीटीवी कैमरास लगने हैं वो इस तरह हो कि इट शुड कवर each and every corner of the platform right from the entry point till exit। तो अब ये जो बात है मैं उसको चेक करूंगा उस तरह जो जो भी मेरा मॉनिटरिंग कंसोल है या जहाँ पे मैंने अपने ये इन कैमरास को मैं व्यू करने के लिए जो सिक्योरिटी रूम है उसके अंदर मैं ये चेक करूंगा एक दफा कि भाई ये वाकई ये सारे एरिया को कवर कर रहा है या नहीं कर रहा। इसी तरह अगर मैं कहता हूँ कि मैंने फायर अलार्म सिस्टम वहां पे लगाया हुआ है और वो स्मोक डिटेक्टर्स लगे हुए हैं तो मैं स्मोक को छोड़ के उसको चेक करूंगा कि यस ये वाकई ही काम कर रहा है। सो इस तरह आप अपनी तमाम फीचर्स या वो जो टेस्ट करते हो कि वाकई आपके रिक्वायरमेंट्स मीट हो गई हैं प्रोडक्ट की, तो उसके लिए हम प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट्स एंड रिक्वायरमेंट ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स को यूज कर रहे होते हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं दूसरा है प्रोजेक्ट स्कोप। पहली बात आप ये याद रखिएगा कि प्रोजेक्ट स्कोप के अंदर दोनों चीजें शामिल हैं। प्रोडक्ट का स्कोप भी शामिल है जो अभी हमने पीछे पढ़ा है, प्लस इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो कुछ करना है वो भी शामिल है। सो जब मैं प्रोजेक्ट का स्कोप बनाता हूँ तो मैं कहता हूँ कि इसके अंदर प्रोडक्ट को बनाना के लिए जो जो काम करने हैं प्लस इस काम को मैनेज करने के लिए जो कुछ करना है, ये दोनों मिल के प्रोजेक्ट स्कोप बनता है। ठीक है, अगेन एज आई टोल्ड यू कि हम अपने तौर पे जब प्रोजेक्ट्स मैनेज कर रहे होते हैं तो हमारा पूरा फोकस प्रोडक्ट का स्कोप होता है और हम समझते हैं कि यही प्रोजेक्ट का स्कोप है। इसीलिए फिर जब बॉसेस आपको मॉर्निंग में 2-2 घंटे 1-1 घंटे की मीटिंग्स के लिए बुला लेते हैं रोज या हर दूसरे दिन, तो हम फ्रस्ट्रेट हो रहे होते हैं कि भाई ये क्या अजाब है, इससे तो टाइम वेस्ट हो रहा है, मुझे सारा काम छोड़ के बॉस ने मुझे कहा कि फलां चीज ले आओ और मैं वही करता जा रहा हूँ और एक्चुअल काम जो है ना आपकी टेबल पे पेंडिंग पड़ा हुआ है। बहुत सारे लोग टीम मेंबर्स आपका वेट करेंगे, आप आएंगे तो आप कुछ चीजें उन्हें इशू करेंगे या कुछ इंस्ट्रक्शंस देंगे और वो वेट कर रहे हैं कि आप गए हुए हैं कहीं ऊपर बॉस के पास। सो इस तरह की फ्रस्ट्रेशन आती है इसलिए कि हमने प्रोडक्ट का स्कोप पे तो फोकस होता है बट इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो चीज है वो हमें नहीं पता होती और हम प्रोडक्ट के स्कोप को ही प्रोजेक्ट का स्कोप समझ लेते हैं। ठीक है, सो ये बात आपने मैं बार बार ये मैं तीसरी चौथी दफा मैं बात रिपीट कर रहा हूँ, दिस इज इम्पोर्टेंट टू नो। अच्छा, अब ये जो ट्रेन वाली एग्जांपल है, इस ट्रेन वाली एग्जांपल के अंदर अगर मैं कहूँ कि जो मुझे उस टर्मिनल को बनाना है वो तो शामिल है ही है, अ ट्रेन टर्मिनल दैट मीट सो एंड सो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन प्लस ऑल द वर्क नीडेड टू डिलीवर द ट्रेन टर्मिनल। वो जो मैनेजमेंट का जितना काम है वो भी शामिल है जिसके अंदर मीटिंग्स हैं, रिपोर्ट्स हैं वगैरह वगैरह, ये शामिल होगा। अब ये सारे का सारा जो प्रोजेक्ट स्कोप पूरा है जिसके अंदर दोनों चीजें हैं, मैनेजमेंट भी एज वेल एज द प्रोडक्ट स्कोप भी, ये मेरे पास स्कोप बेसलाइन का हिस्सा बन जाती हैं। ठीक है, और इसी तरह जो हम स्कोप मैनेजमेंट प्लान बनाते हैं उसके बारे में भी मैं विल टॉक अबाउट दिस। ये हमारे पास स्कोप मैनेजमेंट प्लान एंड स्कोप बेसलाइन कंबाइन होकर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान का हिस्सा बनती है, ये आपको ऑलरेडी पता है। अच्छा जी, अब प्रोजेक्ट स्कोप की हम परफॉर्मेंस कैसे चेक करेंगे कि मेरा कितना काम कंप्लीट हुआ है? उसके लिए हम स्कोप बेसलाइन को एज अ रेफरेंस यूज करेंगे जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने देखी। स्कोप बेसलाइन के अंदर आपकी मैनेजमेंट एक्टिविटीज भी शामिल होती हैं। बेसलाइन बेसिकली वो एस्टिमेट है जो आपने अपने सामने रखा होता है कि भाई मुझे ये काम इतना इतना काम ये चीजें इस मंथ में इस वीक में कंप्लीट करनी होती है। तो अब वो जितना जितना काम आपने कंप्लीट कर लिया हुआ है आप उसको कंपेयर करते हो विद व्हाट यू हैड एक्चुअली परफॉर्म सॉरी व्हाट यू हैव एक्चुअली परफॉर्म। तो ये जो बेस लाइन है इट एक्ट्स एज अ रेफरेंस। तो स्कोप को की परफॉर्मेंस या मेजरमेंट स्कोप के बारे में जो मेरी परफॉर्मेंस मेजरमेंट है वो मैं बेस लाइन के थ्रू करता हूँ।
और जो मेरे पास प्रोडक्ट स्कोप की बात हो रही है, प्रोडक्ट स्कोप के अंदर मैं अपनी परफॉर्मेंस मेजर करूंगा प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट्स को चेक करके, ठीक है। ये दोनों बातें मैं आगे फर्दर एक्सप्लेन करूंगा, बट आई होप कि ये बातें यहाँ तक जितना मैंने बोला वो आपको क्लियर है। अच्छा, अब जरा एक क्विकली कुछ पॉइंट्स को हम देखते हैं, और वो पॉइंट्स वो हैं जो स्कोप मैनेजमेंट से रिलेटेड, कि स्कोप मैनेजमेंट करने का तरीका क्या है, उससे रिलेटेड कुछ बातें हैं। मोर और लेस मैंने सारी बातें कवर की हुई हैं, बट स्टिल लेट्स हैव अ क्विक लुक ऑन दिस। सबसे पहली बात तो ये है कि यू मस्ट प्लान। आपको स्कोप प्लान लाजमी करना है, और उस प्लान के अंदर आप ये पहले बताओगे कि भाई स्कोप डिफाइन कैसे करना है। स्कोप डेफिनेशन बहुत जरूरी है। दैट मींस मुझे रिक्वायरमेंट कैसे गैदर करनी है, मुझे स्कोप डिफाइन एक्सप्लेन कैसे करना है। अच्छा, मसलन शैल आई राइट कि यार एक ना बेहतरीन किस्म का आपने घर बनाना है। नाउ दिस बेहतरीन किस्म का इज नॉट वेरी क्लियर, इट्स एम्बिगुअस, इट्स नॉट मेजरेबल। मैं इसे कैसे चेक करूंगा कि यार बेहतरीन किस्म का हो गया? मेरे लिए बेहतरीन कुछ और होगा, मे बी आपके लिए कुछ और हो। सो हमें स्कोप डिटरमाइन करना और डिफाइन करना बड़े क्लियर टर्म्स में। उसके बाद हम ये भी उसको देखेंगे कि इस स्कोप को मैं कैसे मैनेज करूंगा, और फिर इस स्कोप को मैं कैसे कंट्रोल करूंगा। तो बेसिकली अगर मैं ये कहूँ, ये जो स्कोप डिटर्मिनेशन है, ये हम करते हैं प्लानिंग के नॉलेज एरिया में, और फिर मैं एग्जीक्यूटिंग के नॉलेज एरिया में, सॉरी मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग के नॉलेज एरिया में ये देखता हूँ कि हाउ आई एम गोइंग टू कंट्रोल दिस स्कोप। और है स्कोप मैनेजमेंट, बेसिकली ये डायरेक्ट एंड मैनेज प्रोजेक्ट वर्क में हो रहा होता है, ये एग्जीक्यूशन का पार्ट है, बट एज सच इसका अलग से स्कोप में प्रोसेस नहीं है। अच्छा, एज आई टोल्ड यू, scope must be clearly defined and formally approved। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी तरफ से ये assume ना करें कि भाई ये है सारा काम जो मुझे करना है। आपने कंसर्न स्टेक होल्डर से उसका अप्रूवल जरूर लेना है, ताकि काम शुरू करने से पहले, आप काम भी अभी क्या, अभी तो आपने इसका WBS बनाना है, अभी तो आपने इसके एस्टीमेट लगाने हैं वगैरह वगैरह। वो एस्टीमेट और वो सब कुछ करने से पहले एक दफा फाइनल कर लें, चेक लगा लें कि भाई यही है ना जो कुछ करना है। अगर कुछ रहता है तो अभी बता दो, ये ना हो कि हम अपनी तरफ से पूरे एस्टिमेट लगा के आए, हम इतनी चीजें सोचें कि यार इस एक्टिविटी को हम मंडे को शिफ्ट कर देते हैं, इसको हम ट्यूसडे को कर लें। को 800 एक्टिविटीज में मैं इफ एंड बट्स लगा के कभी उसको आगे कर रहा हूँ, कभी पीछे कर रहा हूँ, और मैं एक स्केजुअल और उसके मुताबिक एक एक बजट लेके आऊँ, और आप मुझे कहें कि नहीं भाई इसमें तो ये वाली चीज हमने करनी नहीं है, या ये वाली चीज ऐड कर दें। तो पहले हमें बता दें और उस स्कोप को हम फॉर्मली अप्रूव करेंगे बिफोर डूइंग एनी फर्दर प्लानिंग। प्लानिंग में भी फर्दर आगे जाने से पहले आई वुड लाइक टू गेट एन ऑब्टेन एन अप्रूवल फ्रॉम द कंसर्न स्टेक होल्डर। कंसर्न स्टेक होल्डर क्या हो सकते हैं? वो हो सकते हैं मे बी मेरा स्पॉन्सर हो सकता है, मेरा कस्टमर हो सकता है, अदर रिसोर्स मैनेजर्स हो सकते हैं, फंक्शनल मैनेजर्स हो सकते हैं। अच्छा, अब और इसके अलावा रेगुलेटरी अथॉरिटीज और इस तरह के भी लोग हो सकते हैं। एनीवेज,